आज हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर। हमने कोल्ड वॉर पढ़ने से पहले जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था सेकेंड वॉर। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो कैसे ख़त्म हुआ और कौन कौन था जो जीता, किसकी लैंड पर वॉर हुआ, ठीक है ना, और उसके अफेक्ट क्या हुए। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर, ठीक है। तो कोल्ड वॉर के लिए जो सबसे पहली बात होती है, तो ये एक ऐसा वॉर होता है, अ कोल्ड वॉर इज अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशंस दैट डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो कोल्ड वॉर होता है उसमें दो नेशंस जो होते हैं उनके बीच में आपस में बहुत मतभेद होते हैं, लेकिन कभी भी वो डायरेक्टली मिलिट्री वॉर नहीं करते हैं, ठीक है ना। मतलब वो डिप्लोमेसी से चलते हैं अपनी, वो लड़ाई नहीं करते हैं, बस डायरेक्टली उनके में वॉर नहीं होता है, मिलिट्री एक्शन वो नहीं टेक करते हैं, ठीक है। तो दिस टर्म मोस्ट कॉमनली यूज टू रेफर टू द सोवियत अमेरिकन कोल्ड वॉर, ठीक है। ये जो कोल्ड वॉर टर्म है ये यूज होता है सोवियत अमेरिकन के लिए, क्योंकि जो कोल्ड वॉर थी वो इन्हीं के बीच में चल रही थी, ठीक है। सोवियत का मतलब होता है हमारा यूएसएसआर, और जो हमारा अमेरिका है वो यूएस, ठीक है। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुआ और 1947 से लेकर 1991 तक कोल्ड वॉर शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था उसके ख़त्म होने पर दो जो पावर थी वही सामने आई थी, करेक्ट ना। तो जो दो पावर थी उसमें से एक थी यूएस, ठीक है ना, और दूसरी थी यूएसएसआर, करेक्ट। तो जो फर्स्ट पावर थी वो थी हमारी यूएस और जो दूसरी पावर थी वो थी यूएसएसआर, करेक्ट। तो इनके बीच में लड़ाई थी, क्योंकि सारी जो नेशंस थे, जो उस टाइम के डेवलप्ड नेशंस थे, वो तो इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहे थे, ठीक है ना। उस टाइम पे हमारा यूरोप होता था, ठीक है। तो उसने अपनी ही लैंड पर वॉर झेला था, तो वो पूरी तरह से तबाह हो गया था। अच्छा, जब वर्ल्ड वॉर था वो 1945 से शुरू हुआ था, ख़त्म हुआ था, लेकिन जो कोल्ड वॉर था वो 1947 में ऐसा हुआ क्या कि जो कोल्ड वॉर शुरू हो गया। तो 1947 में जो अमेरिका था, ठीक है, जो यूएस था, उसने बोला, उसने एक मार्शल प्लान शुरू किया। अब ये मार्शल प्लान में क्या होता था, अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा यूरोप है, ठीक है, ये हमारा यूरोप है, ये हम यहाँ पे डाल देते हैं ईयू, ईयू से मतलब हमारा यूरोप, ठीक है। ये हमारा यूएसएसआर है, ठीक है, ये हमारा यूएसएसआर है, इसको हम आर लिख देते हैं, ठीक है, और ये हमारा यूएस है, ठीक है, ये हमारा है यूएस। तो अब इसमें क्या होता था, जो यूरोप था वो बुरी तरह से ख़त्म हो गया था वॉर के टाइम पर, तो जितनी भी बड़ी बड़ी इसकी कंट्री थी वो पूरी ख़त्म हो गई थी, करेक्ट ना। तो यहीं पर यूरोप को इन लोग जो हमारा यूएस था, यूएस ने बोला कि मैं इकोनॉमिक हेल्प करूँगा, किसकी, यूरोप की, लेकिन पूरे यूरोप की नहीं करता, वो आधे यूरोप की करना चाहता था, यानी कि जो उसका वेस्टर्न यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप की हेल्प कर रहा था यूएस। तो इसने चलाया था मार्शल प्लान, करेक्ट ना। तो मार्शल प्लान में ये था कि वो जो हमारा वेस्टर्न यूरोप था उसकी हेल्प करने वाला था, ठीक है। प्लस मार्शल प्लान में ही उसने ये बोल दिया था, जैसे हम कहते हैं, एक बुक में दे रखा होगा ट्रूमैन का कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, जिसमें ये बोला गया था कि जब हम वेस्टर्न नेशन की हेल्प करेंगे, करेक्ट ना, तो हम उसमें कैपिटलिज्म आगे बढ़ाएंगे। कैपिटलिज्म था, आइडियोलॉजी थी यूएस की कैपिटलिज्म, कि जहाँ पर जितने भी मार्केट में तत्व होंगे या फिर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब प्राइवेट होंगे, करेक्ट ना। और जो रशिया था वो सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म को आगे बढ़ा रहा था, करेक्ट। तो दोनों के बीच में अगर वॉर थी तो इसी वजह से थी, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी, ये तो था ही कि दोनों को पावर के लिए लड़ाई चाहिए थी, बट जो दोनों में थी वॉर असली में, वो उनकी आइडियोलॉजी को लेकर थी, ठीक है। कि ये चाहता था कि दुनिया में हर एक कंट्री में क्या आए, कैपिटलिज्म आए, और रशिया चाहता था कि हर एक कंट्री में सोशलिज्म आए, करेक्ट। तो ये कहानी यहाँ पर चल रही थी। तो
इसी बीच इनके बीच में वॉर शुरू हो गया, क्योंकि 1947 में जो ट्रूमैन का डॉक्ट्राइन आया था, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन आया था, जिसमें उसने बोला था कि वेस्टर्न कंट्री की हेल्प करेंगे और कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाएंगे। जो रशिया का इतना ज़्यादा बढ़ रहा है सोशलिज्म, उसको हम दुनिया में नहीं आने देंगे, ठीक है ना। तो ये सब कहानी थी। तो इनके बीच में कोल्ड वॉर चला, इन दोनों में आपस में मतभेद थे, ठीक है। दोनों एक दूसरे से चाहते थे भी कि हमारी लड़ाई हो, एक जरा सा बोल जाए, कोई सा भी एक बोल जाए तो मैं उसको जवाब दूँ अच्छे से, ठीक है। अगर ये चाहता था रशिया, जो यूएसएसआर था, वो चाहता था अगर ये बोले तो मैं इसको अच्छे से जवाब दूँ, करेक्ट ना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जो कोल्ड वॉर था वो कभी भी एक्चुअल वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर में नहीं बदला। क्यों? क्योंकि एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं डेटरेंस, ठीक है। डेटरेंस का मतलब ये होता है कि जो दोनों थी, दोनों साइड थे, दोनों पावर थे, सुपर पावर जिन्हें हम सुपर पावर कहते हैं, सोवियत यूनियन और अमेरिका, दोनों के पास इतनी पावर थी, दोनों के पास इतने ज़्यादा न्यूक्लियर पावर थी कि दोनों ही अगर वॉर करते तो एक दूसरे को अच्छे से ख़त्म कर सकते थे, सबक सिखा सकते थे, ठीक है ना। दोनों ने ग्रुप बना रखे थे, दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से सबक सिखा सकते थे, लेकिन दोनों ने कभी डायरेक्ट वॉर नहीं की। क्यों? क्योंकि डेटरेंस की वजह से। अब ये डेटरेंस होता क्या है? डेटरेंस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि दोनों साइड, चाहे वो सोवियत यूनियन हो चाहे अमेरिका, दोनों के पास इतने ज़्यादा वेपन्स है, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि अगर एक अटैक करे दोनों में से कोई भी, तो दूसरा वाले के पास इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स होते हैं कि वो सामने वाले को अच्छे से जवाब दे, ठीक है। अगर इसने इसको बोला कुछ तो ये इसको छोड़ेगा नहीं, इसके पास इतने हैं। लेकिन पता है उसका क्या रिजल्ट होगा कि अगर न्यूक्लियर वेपन ये यूज़ करेगा तो ये भी यूज़ करेगा, तो दोनों जो कंट्री होंगी, दोनों जो सुपर पावर है, वो न्यूक्लियर अटैक झेलेंगे। तो इस वजह से वो जो उनकी कंट्री होगी वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, है ना। जब उनकी कंट्री पूरी तरह से तबाह हो जाएगी तो क्या फ़ायदा होगा वॉर का भाई, ठीक है। न्यूक्लियर वॉर इतना खतरनाक होता अगर इनके बीच में होता कि रिजल्ट अनाउंस करना भी मुश्किल हो जाता कि कौन विनर हुआ है, करेक्ट ना। तो इसीलिए ये लोग डरते थे, क्योंकि इनको पता था कि जो न्यूक्लियर पावर है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर उससे एक बार अटैक हुआ तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई पहले अटैक करने की। जब पहले किसी ने अटैक ही नहीं किया तो दूसरे ने रिटेलिएट ही नहीं किया, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिटरेंस, कि दोनों के साइड, बोथ साइड हैव इक्वल कैपेसिटी टू रिटेलिएट, कि दोनों ही साइड में बराबर क्षमता होती है रिटेलिएट करने की, आंसर देने की, कि अगर कोई एक बंदा अटैक करे, एक जो पावर है वो अटैक करे, तो दूसरे के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो अच्छे से डिस्ट्रक्शन कर सकता है, ठीक है। लेकिन कोई भी वॉर को इनिशिएट करने की हिम्मत नहीं रखता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई अगर मैंने वॉर शुरू किया तो दूसरा वाला मुझे छोड़ेगा ही नहीं। तो क्योंकि डिटरेंस रहा इनके बीच में, तो कभी भी जो कोल्ड वॉर था वो कभी भी एक एक्चुअल वॉर नहीं बन पाया, करेक्ट। तो यहाँ पर भी यही है कि बोथ हैव न्यूक्लियर पावर टू क्रिएट ग्रेट डिस्ट्रक्शन, दोनों के पास परमाणु क्षमता थी अच्छे से तबाही मचाने के लिए या फिर विध्वंस करने के लिए। लेकिन इफ नो वन इनिशिएट द वॉर एंड द इफ वन इनिशिएट द वॉर, अगर दोनों में से कोई एक भी इनिशिएट करता है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन से, तो दूसरे के पास इतने आराम से रिसोर्सेस या फिर जो पावर है या फिर वेपन्स है वो बचे रहेंगे कि वो दूसरे ग्रुप को अच्छे से डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर जब न्यूक्लियर पावर यूज करेंगे तो दोनों ही एक दूसरे को इतनी तबाही की तौर पर ख़त्म कर देंगे कि रिजल्ट अनाउंस करना, ये डिक्लेयर करना भी मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी साइड विनर है, करेक्ट। तो अब आता है हमारा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, करेक्ट ना। इसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा मैप देखेंगे। अभी हम थोड़ा मैप ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम कहते हैं ये हमारा यूएस है, करेक्ट, ये हमारा है यूएस, करेक्ट, और ये है हमारा यूएसएसआर। यूएसएसआर को हम सिर्फ आर लिख देते हैं, चलेगा, करेक्ट। ये हमारा है यूएसएसआर। और यूएस के पड़ोस में ही एक छोटा सा आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है क्यूबा, ठीक है। इसको हम सी लिख देते हैं, क्यूबा, ठीक है। तो अब इनकी थोड़ी स्टोरी है, वो क्या है। जो यूएस है, जो हमारा यूएस है, ठीक है, यहाँ पे है कैपिटलिज्म, तो हम यहाँ पे कैपिटलिज्म को लिख देते हैं सी, ठीक है। जो रशिया है यहाँ पर है सोशलिज्म, या फिर हम इसको कम्युनिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है।
और जो क्यूबा है वो पड़ोसी तो है यूएस का, ठीक है, हमें दिख रहा है कि वो उसका पड़ोसी है, लेकिन वहां पर ना कम्युनिस्ट कंट्री है भाई वो एक, यानी कि यहाँ पर भी कम्युनिज्म है, यानी कि ये रशिया का दोस्त है। तो जो क्यूबा है वो रशिया का ही एक तरह से दोस्त है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं यूएसएसआर का, ठीक है, सोवियत यूनियन का। तो अब हम बात करते हैं यूएस की। यूएस ने अभी कुछ भी नहीं बोला, यूएस ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन इनके बीच में वॉर तो चल रहा है। तो अब पहले प्रेसिडेंट की बात करते हैं। तो यूएस का प्रेसिडेंट था जॉन एफ कैनेडी, यूएसएसआर का प्रेसिडेंट था निकिता ख्रुश्चेव, और क्यूबा के प्रेसिडेंट थे फिदेल कास्त्रो। इनका नाम था फिदेल कास्त्रो, ठीक है। तो अब जो यूएसएसआर था, यानी कि जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, ठीक है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था निकिता ख्रुश्चेव, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्यूबा में मिसाइल लगा दी। क्यूबा में क्या लगा दी भाई, मिसाइल लगा दी, उन्होंने मिसाइल लगा दी। अब ये मिसाइल क्या कर सकती थी, ये मिसाइल अच्छे खासे एरिए, यूएस के अच्छे खासे एरिया को तबाह कर सकती थी, ठीक है। तो मिसाइल किसने लगाई है, यूएसएसआर ने अपने फ्रेंड नेशन क्यूबा पर, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, दोनों के थॉट सेम है। चाहे हमारा पड़ोसी कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसके विचार हमसे नहीं मिलते तो हम दूसरे वाले के साथ ही अपनी अच्छे से दोस्ती निभाते हैं। तो यहाँ पर भी यही सिस्टम था कि जो रशिया था और जो यूएसएसआर था और जो क्यूबा था, उनकी आइडियोलॉजी सेम थे, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि हम इसकी आइडियोलॉजी वाले, जो ये कैपिटलिज्म वाली आइडियोलॉजी की कंट्री है, हम इसको एकदम अच्छे से ख़त्म कर देंगे, करेक्ट ना। तो अब आगे क्या हुआ, अब भाई इसने जब मिसाइल लगा दी तो अब ऐसा तो है नहीं कि यूएस शांत बैठेगा, ठीक है। तो जो यूएस था, जब ये मिसाइल इंस्टॉल की थी यूएसएसआर ने क्यूबा में, उसके 3 वीक्स बाद ही यूएस को पता चल गया कि क्यूबा में मिसाइल है और वो अच्छे खासे एरिया पर अटैक कर सकती है, अटैक ही नहीं साथ में डिस्ट्रक्शन भी कर सकती है अच्छा सा, ठीक है। यूएस को बहुत गुस्सा आया। जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उसने बोला भाई ये तो बहुत गंदी बात है, और इनके बीच में अभी कोल्ड वॉर भी चल रहा था, करेक्ट ना। तो अब क्या करें, इनको इतना गुस्सा आया, इन्होंने अपने वॉरशिप होते हैं, मतलब जैसे कि एक तरह से हमारी नेवी हुई, ठीक है, तो उन्होंने वो क्यूबा के पास भेज दिए। क्यूबा को अच्छे से घेर लिया, ऐसे चारों तरफ से घेर लिया, आइलैंड तो था ही, ठीक है। अब इसको घेर लेने से क्या हुआ कि जो यूएसएसआर से इसको जितनी भी, क्यूबा को जितनी भी इकोनॉमिक या किसी भी तरह की हेल्प मिल रही थी, वो हेल्प मिलना क्यूबा को बंद हो गई, ठीक है। तो अब क्यूबा तो चक्कर में पड़ गया कि भाई अब क्या होगा, मेरे तो बुरे दिन आ गए, करेक्ट ना। तो अब सबको लगने लगा कि भाई दोनों सामने सामने आ चुके हैं, यूएस भी और यूएसएसआर भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसने अपने वॉरशिप भेजे हैं और यहाँ से इसने मिसाइल चढ़ाई है। अगर एक ने भी इनिशिएट किया तो दूसरा उसको जवाब जरूर देगा। तो सबको लग रहा था कि अब जो कोल्ड वॉर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये कोल्ड वॉर का क्लाइमेक्स है। सबको लगता था कि जो हमारा कोल्ड वॉर है वो क्लाइमेक्स है, किसका, सॉरी, जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है वो क्लाइमेक्स है कोल्ड वॉर का, कि अब कोल्ड वॉर खत्म होगी और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगी, ठीक है, सबको ऐसा लगने लगा। लेकिन जो रियल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सब नर्वस थे, सब बहुत परेशान थे, हर एक कंट्री नर्वस थी, क्योंकि भाई वर्ल्ड वॉर होगा तो अच्छे से मिसाइल चलेगी। सब परेशान थे कि अब तो पक्का वर्ल्ड वॉर 3 होके रहेगा, इनके बीच में टेंशन बढ़ रही है। लेकिन एंड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही ये वर्ड को जानते थे जिसे हम कहते हैं डिटरेंस, करेक्ट ना। ये डिटरेंस एक वर्ड होता है जिसमें ये पता रहता है कि दोनों के पास बराबर पावर है, तो कोई भी इतना कुछ होने के बाद भी, मिसाइल का इंस्टॉलेशन होने के बाद भी, वॉरशिप आ जाने के बाद भी कोई वॉर नहीं हुआ, इनके बीच में कोई डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि सबको पता था, इन दोनों को ही पता था कि जो डिस्ट्रक्शन होगा डायरेक्ट वॉर से वो बहुत खराब होगा। तो एंड में जाके रशिया ने यहाँ से, जो क्यूबा है वहाँ से अपने मिसाइल्स जो थे वो हटा लिए और यूएस ने अपने वॉरशिप वापस बुला लिए, ठीक है। तो जो कोल्ड वॉर था वो कोल्ड वॉर ही बन के रहा, उनके बीच में कोई डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये खत्म होता है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, करेक्ट, ठीक है। तो आगे वो कहते हैं कि बट इन द एंड द वॉर वॉज नेवर हैपन बिटवीन दीज टू। जो वॉर थी, जो युद्ध था
वो इन दोनों के बीच में कभी डायरेक्टली नहीं हुआ। जो यूएसएसआर था उसने रिमूव कर लिए मिसाइल फ्रॉम द क्यूबा एंड द वॉरशिप ऑफ द यूएस टर्न बैक, और जो वॉरशिप थे यूएस के वो वापस आ गए। ठीक है, द एक्चुअल यहाँ पर ये वॉर्स लिख दिया लेकिन गलती से यहाँ पर हो गया है, यहाँ पे वॉर ही होगा। द एक्चुअल वॉर वॉज नेवर ब्रोक आउट बिटवीन दीज टू, ठीक है, बिकॉज दे वर अवेयर ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट कुड बी डन बाय द न्यूक्लियर मिसाइल्स। ठीक है, तो इनके बीच में वॉर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दोनों समझदार थे भाई। ऐसे थोड़ी ना ये कंट्री है, जो हमारा यूएस है और जो यूएसएसआर है वो बहुत समझदार कंट्री थी। अमेरिका और यूएसएसआर अच्छे से समझता था कि अगर जो वॉर हुआ तो जो इन्होंने इतने सालों में मेहनत करके अपने आप को इतना बनाया है वो 1 मिनट नहीं लगेगा उसको खत्म होने के लिए। ठीक है ना, तो इसीलिए इन्होंने कभी भी डायरेक्ट वॉर नहीं की। अब इनके बीच में डायरेक्ट वॉर नहीं हुई है, लेकिन ये फिर भी अपनी अपनी पावर बढ़ाने के लिए तैयार थे। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पावर बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जरा हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्शल प्लान की। जैसा कि मैंने बताया था, मार्शल प्लान में यूएस ने, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे मार्शल प्लान कि ये हमारा यूएस था, ये हमारा यूएसएसआर था। यूएस ने जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री थी, क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार चुके थे और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहे थे, इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था भाई, आर्थिक रूप से एकदम मंद पड़ गए थे ये। कहाँ यूरोपियन नेशन ने हम तक को गुलाम बनाया था, हमें। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं जो साउथ अमेरिका था उसकी कंट्री को गुलाम बना रखा था, अफ्रीका को गुलाम बना रखा था अपना, करेक्ट ना। लेकिन एक ऐसा टाइम आया भाई, वही बात है ना कि बुरी करनी का जो फल होता है वो भी बुरा होता है। तो बस इनके बुरे फल आ गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कितना आगे झेलेंगे, है ना। कभी तो भगवान इनको फल देगा। तो भगवान ने इनको फल क्या दिया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी इन्हीं की जमीन पर हुआ था। ठीक है, यूरोप की ही जमीन पर हुआ था। जितना इन्होंने लूटा ना उतना इनका चला भी गया। ठीक है, वैसे ऐसा कहना नहीं चाहिए। ठीक है, जो बात थी वो बीत गई, लेकिन फिर भी किसी भी कंट्री को अगर आप पावरफुल हो तो दूसरे नेशन की हेल्प करनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि आप उनको लूट ले अच्छे से, है ना। हमने भी 200 साल तक इनकी गुलामी की थी, हमने भी देखा था बहुत कुछ। ठीक है, तो लेकिन अब बात यहाँ पर इंडिया की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है वॉर की। तो यूएस ने ये देखा कि जो यूरोपियन कंट्री थी ना, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, ठीक है, अगर हमारा ये यूरोप है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये है वेस्टर्न यूरोप और इधर का है ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, ये 2 पार्ट में ये जो लाइन है ये इसको डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो जो यूएस था उसने बोला कि मैं वेस्टर्न कंट्री की हेल्प करूंगा, मैं बहुत अच्छे से हेल्प करूंगा, तो मैं इनको पैसा दूंगा। तो यूएस ने वेस्टर्न यूरोप को $12 बिलियन दिए थे कि इनकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। लेकिन बस वही बात थी कि शर्त यही होगी कि ये लोग यहाँ पर मेरी आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे। और यूएस की आइडियोलॉजी क्या थी? कैपिटलिज्म। ठीक है ना, तो यूएस की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म। तो यहाँ पर कैपिटल बेस्ड कंट्रीज थी जैसे ब्रिटेन, ठीक है, फिर फ्रांस, फिर उसके बाद यही सब। ठीक है, तो ये था मार्शल प्लान जो हमने पढ़ा। ये रहा हमारा मार्शल प्लान कि यूएस ट्रांसफर्ड $12 बिलियन टू द वेस्टर्न यूरोप इन देयर इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि अब इन्हीं वेस्टर्न कंट्री के साथ, ये रहा हमारा यूएस, इन्हीं वेस्टर्न, ये 12 कंट्री थी, वेस्टर्न यूरोप कंट्री जो थी वो 12 थी। इनके साथ जो यूएस था उसने एक ग्रुप बनाया। ठीक है, यूएस ने वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज के साथ एक ग्रुप बनाया ताकि ये क्या कर सके, ताकि ये इनकी हेल्प कर सके और ये थोड़ा रिकवर कर सके। जो यहाँ पर आर्थिक संकट आ रखा है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखा है, ठीक है, उसको अच्छे से सुधार कर सके। तो यूएस ने इनका फ्रेंड बना। ठीक है, तो ये था मार्शल प्लान। और मार्शल प्लान के साथ ही इसने यहाँ पर बनाया नाटो। ठीक है, यहाँ पे ये नाटो दे रखा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो की फुल फॉर्म है। ये एसोसिएशन था यूएस का, एसोसिएशन ऑफ द यूएस एंड द 12 वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ यूरोप। ठीक है, तो ये था नाटो। अच्छा, नाटो ने एक और बात बोली थी, वो कहता है अब थोड़ी ना ये इसको फ्री में हेल्प कर देगा भाई, इतना बड़ा नेशन है, इतनी बड़ी पावर है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं, कोई फ्री में किसी की हेल्प नहीं करता। ठीक है, तो इसने इनको हेल्प की थी इसलिए कि ये अपनी पावर बढ़ाना चाहता था। ठीक है, अब देखो ये एक है पावर,
यूएसएसआर, यूएस भी एक पावर था, ठीक है ना, अमेरिका। तो अमेरिका अपनी पावर बढ़ाना चाहेगा तो वो क्या करेगा, अगर हम है, ठीक है, मैं किसी से लड़ाई कर रही हूँ मान लो, ठीक है, सामने वाले एक इंसान से, अगर मुझे अपनी पावर बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने 4-5 दोस्तों को बुला लूंगी, मैं एक ग्रुप बना लूंगी, और जो सामने वाला होगा वो अकेला पड़ जाएगा, तो मैं ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगी। यूएस ने भी सेम वही किया, यूएस ने बोला यूएसएसआर देख अब तू, मैं इन सब नेशंस के साथ ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। जब इसने इसके साथ वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के साथ इसने ग्रुप बना लिया तो ये ज्यादा स्ट्रांग हो गया, करेक्ट ना। तो जो नाटो था उसने साफ साफ बोल दिया था कि अगर यूएसएसआर नाटो की किसी एक भी कंट्री पर अटैक करता है तो हम सोचेंगे कि यूएसएसआर ने हम सब पर अटैक किया और हम सब मिलकर इसको अच्छे से सबक सिखाएंगे यूएसएसआर को, ठीक है। यानी कि ये एक तरह से जो कोल्ड वॉर था ना वही चल रहा था, नाटो बनाने का सिस्टम या फिर मार्शल प्लान, ये सब एक ही चीज थी कि जो यूएसएसआर है इसकी पावर को कम करना, करेक्ट ना। अब अगर यूएस में, अमेरिका में दिमाग है तो ऐसा नहीं है कि यूएसएसआर में दिमाग नहीं होगा, है ना। अगर मैं लड़ने के लिए 4-5 अपने दोस्तों को बुला के लाऊंगी तो सामने वाला भी तो अपने दोस्तों को बुला के लाएगा। तो जो नाटो था जो कि 1949 में बना था, जो नाटो था वो 1949 में बना था, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया था इसको, ठीक है। ये किसने बनाया था हमें पता चल गया, यूएस यानी कि अमेरिका ने वेस्टर्न यूरोप के साथ, ठीक है। इसका मोटिव था इकोनॉमिक हेल्प करना वेस्टर्न यूरोप में, यहाँ पर कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाना और यूनाइट अगेंस्ट द यूएसएसआर। जैसा कि मैंने बताया कि अगर नाटो की एक भी नेशन पर अटैक हुआ तो यूएसएसआर की तरफ से, तो ये लोग सोचेंगे कि हम सब पर अटैक हुआ है और हम सब मिलकर इसको जवाब देंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब जो यूएसएसआर था वो कहाँ चुप होने वाला है ना, उसमें भी तो दिमाग है, वो बोलेगा अमेरिका तू ऐसे थोड़ी ना ग्रुप बना लेगा, देख मैं भी बनाता हूँ। तो इन्हीं बीच यूएसएसआर ने एसोसिएशन बनाया, ग्रुप बनाया 1955 में, जिसे हम कहते हैं वारसा पैक्ट, ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं वारसा संधि। तो हम कहाँ पहुंचे थे, ये रहा, ठीक है, ये हमारा मैप था वेस्टर्न यूरोप। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको समझने के लिए इसको वेस्टर्न यूरोप जो था उसके 2 टुकड़े हो गए थे, करेक्ट ना, 2 टुकड़े हो गए थे, एक था वेस्टर्न यूरोप और एक था ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। तो ये है हमारा वेस्टर्न यूरोप, तो ये है, एक मिनट, तो ये होगा हमारा ईस्टर्न यूरोप, करेक्ट, देखा, ठीक है। अच्छा इसी के बीच में ना यहीं कहीं हमारा पड़ जाता था ऐसे यूरोप, पता है जो यूरोप है वो एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। जो यूरोप है हमारा वो एक महाद्वीप है, महाद्वीप जो होता है वो बहुत सारे देशों से मिलकर बना होता है, जो कॉन्टिनेंट होता है वो बहुत सारी कंट्री से मिलकर बना होता है। तो इसी में जो फ्रांस था, ब्रिटेन था, इटली थी, इसी में एक था जर्मनी, समझ में आ रही है बात। तो इसमें था जर्मनी, करेक्ट ना। तो जब इन्होंने ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज को आपस में बांट लिया कि ये वाला ग्रुप मेरा, अच्छा अभी हम पहले वारसो पैक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बदले में जो नाटो था उसके बदले में यूएसएसआर ने एक ग्रुप बनाया ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री के साथ, ठीक है। उसने बोला वेस्टर्न यूरोप के साथ कैपिटलिज्म आ रहा है तो मेरा सोशलिज्म या फिर मेरा सोशलिज्म पीछे कैसे रह सकता है, करेक्ट ना। तो उसने बोला कि मैं ईस्टर्न कंट्री के साथ ग्रुप बनाऊंगा, समझ में आगे बात। यूएसएसआर ने क्या बोला कि अमेरिका अगर तू वेस्टर्न यूरोप के साथ बनाएगा तो मैं ईस्टर्न यूरोप के साथ बनाऊंगा, और इसे इसने नाम दिया वारसा पैक्ट। क्या नाम दिया इसको, वारसा पैक्ट, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री इन द आंसर ऑफ नाटो, ठीक है। तो नाटो का आंसर था कि अगर वेस्टर्न यूरोप तेरा है तो ईस्टर्न यूरोप मेरा है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं जो वर्ल्ड था ना वो 2 पावर में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। आधे साइड अमेरिका के साइड में जा रहे हैं वर्ल्ड के जो नेशंस है, आधे जो है वो यूएसएसआर के पीछे जा रहे हैं, और दोनों जो है वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। भाई साफ बात है, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, ठीक है,
मिलिट्री पावर की भी लड़ाई है इनके बीच में, लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात है ना इनके बीच में लड़ाई का, ठीक है, लड़ाई का मोटिव क्या है कि इनकी आइडियोलॉजी, ठीक है, इनकी विचारधारा। एक चाहता है कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाना, एक चाहता है सोशलिज्म को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो देख रहे हो कि एक विचार है ये, ठीक है, विचार हमारे होते हैं, हम हमारे जो विचार होते हैं वो हमसे ही प्रेरित होते हैं, कोई दूसरा वाला आकर हमें बोले भी तभी भी हमारे विचार हमारे ही रहेंगे, करेक्ट ना। तो ये दोनों एक दूसरे के ही अगेंस्ट लड़ रहे थे, लेकिन इनकी जो मेन मोटिव था वो यही था कि दुनिया में कौन ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, सोशलिज्म या कैपिटलिज्म। तो दोनों अपने ग्रुप्स बनाते जा रहे थे, ठीक है। तो हमने पढ़ा अभी तक कि जो नाटो था वो अमेरिका ने बनाया था वेस्टर्न यूरोप के साथ, जहाँ पर कैपिटलिज्म आगे बढ़ा। और हमने अभी पढ़ा जो वार्सा पैक्ट था वो यूएसएसआर ने बनाया था ईस्टर्न यूरोप, ठीक है, के साथ, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ वापस, करेक्ट ना। तो अभी मैं बता रही थी जर्मनी के बारे में, करेक्ट। तो जर्मनी जो था ना वो एक ऐसा बेचारा, देखो जो वर्ल्ड वॉर था ना वो जर्मनी हार गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जर्मन के ना दो टुकड़े हो गए, ऐसे जर्मनी के दो टुकड़े हो गए। जो वेस्टर्न जर्मनी था वो दिख रहा है कि वो यूएस के साथ जाएगा, और जो ईस्टर्न जर्मनी है वो कहाँ जाएगा, वो यूएसएसआर के साथ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर वही 12 बिलियन जो दिए थे, ठीक है, जर्मनी के लिए। तो जो वेस्टर्न जर्मनी था वहाँ पर 12 बिलियन यूएस के 12 बिलियन काम कर रहे थे, और यहाँ से यहाँ पर रशिया अपना सोशलिज्म लाना चाहता था, करेक्ट ना। तो जो जर्मनी थी उसकी तो हालत ख़राब हो गई, करेक्ट। खैर उसने भी काफ़ी सारे लोगों की हालत ख़राब की थी, जैसे कि हमें पता है जो नाजी था, ठीक है, हिटलर था, ठीक है। अब हम ज़रा इसके बारे में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहने की बात ये है कि हमारा जर्मनी का कैपिटल बर्लिन, ये जर्मनी के दो टुकड़े हो गए भाई। जो इसकी कैपिटल थी ना वो अगर यहाँ है तो इसके भी दो टुकड़े हुए, ठीक है। ये रहा बर्लिन। अब ये वाला जो साइड था बर्लिन का वो यूएस के साइड में, और ये वाला यूएसएसआर के बीच में। अब जो यूएस था यानी कि जो अमेरिका था वो यहाँ पर ना हेल्प देता था, वही 12 बिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हेल्प मिल रही है। अब रशिया को ना डर था कि भाई कोई ऐसी दीवार तो थी नहीं इनके बीच में, करेक्ट ना, कि कोई सामने से दीवार हो तो हम बोले कि भाई यहाँ पर दीवार है, करेक्ट, कि यहाँ की जो कंट्री है वो सब इसकी बात मानेगी और ये इसकी नहीं जी, ऐसी कोई वॉर थी, सॉरी ऐसी कोई वॉर थी ही नहीं, ठीक है। तो रशिया ने क्या किया, यहाँ पर बर्लिन जो इसके एरिया में बर्लिन पड़ रहा था, ठीक है, उसको एकदम से घेर लिया, ठीक है, उसके आजू बाजू पूरा उसको अच्छी तरह से घेर लिया। अब उसका मोटिव क्या था कि यूएस से जो मिलने वाली पावर है ना, सॉरी जो यूएस से मिलने वाली यहाँ पर जितने भी हेल्प है वो यहाँ ना मिले, करेक्ट ना। जब यहाँ नहीं मिलेगी तो ये डायरेक्टली इसी पर ही, इसी के पीछे ही आएगा। तो यही प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो फिर 1961 में जैसे कि इसको पूरा अच्छी तरीके से घेर लिया गया। फिर उसके बाद आगे जाके बर्लिन में एक दीवार बना दी गई, ठीक है, जो कि ये बताती थी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न वाली ही बात बताती थी, ठीक है। तो ये सब कुछ चल रहा था, ये सब कुछ वॉर के पार्ट ही है, अच्छा ठीक है। तो जो ये वॉर है इसके बीच में क्या क्या हुआ भाई, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो ट्रू मैन डॉक्टराइन था वो आया, ठीक है। मार्शल लॉ पता ही चल गया, मार्शल लॉ था क्या था, ठीक है। बर्लिन जो था उसको घेर लिया गया, बर्लिन में एक वॉल खड़ी कर दी गई, यानी कि एक दीवार खड़ी कर दी गई, ठीक है। नाटो बना, वार्सा पैक्ट हुआ 1955 में। ये सब किसके दौरान हुआ, ये सब कोल्ड वॉर के दौरान ही हुआ, समझ में आ गई बात। अच्छा ये तो बात रही किनकी, ये बात रही यूरोप की। अभी हमारा भी तो कुछ इसमें आएगा ना कंट्रीब्यूशन। जो हमारा कॉन्टिनेंट है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया। तो अब हम यहाँ पर एशिया ड्रॉ करेंगे, ये हम यहाँ पर एशिया ड्रॉ करेंगे। तो ये आया हमारा, जैसे कि यूएसएसआर, ये भी हमारा एशिया में ही आएगा। तो ये हम यहाँ पर बना लेते हैं कि ये सारा एशिया है, करेक्ट। तो यहाँ पर भी बहुत सारी कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर भी कंट्री है। अब जो यूएस चाहेगा, जो यूएस है वो चाहेगा कि एशिया की भी
जो मोस्टली कंट्री है, करेक्ट, जो एशिया की बहुत सारी कंट्री है, वो या तो यूएस के साथ आ जाए, और रशिया जो यूएसएसआर है वो चाहेगा कि मेरे पास आ जाए, करेक्ट। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। अब जो एशियन कंट्री थी ना, जो एशियन कंट्रीज थी, वो भी पार्ट्स में डिवाइड होने लगी। जैसे कि जो यूएस था, ठीक है, इसने एशिया की बहुत सारी कंट्री के साथ, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, ठीक है, या साउथ ईस्ट नेशन हो, उसके साथ मिलकर उसने ग्रुप बनाए। ठीक है, वही जैसे कि उसने सीटो बनाया, ठीक है, सीएटो बनाया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि हम सेंटो भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अमेरिका का ऑर्गेनाइजेशन था। जो सीटो था वो हम सीटो या सेंटो, ये अमेरिका का ही ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें इसने क्या किया था, इसमें अमेरिका ने एशिया की, सेंट्रल एशिया की और साउथ ईस्ट नेशन के साथ इसने मिलकर ग्रुप बनाए थे। ठीक है, इसमें पाकिस्तान भी था, तो ये सब कंट्रीज थी इसमें। ठीक है, अब जब ये इनके साथ ग्रुप बना रहा है, तो इसी के जवाब में जो यूएसएसआर था, ठीक है, अमेरिका का जो सीटो था, इसके जवाब में यूएसएसआर ने ग्रुप बनाया कि इनके साथ नॉर्थ कोरिया के साथ, चाइना के साथ और वियतनाम के साथ, करेक्ट। तो यहाँ पर ये होता है कि जो वर्ल्ड था वो दो ब्लॉक्स में डिवाइड होने लग गया था। जो वर्ल्ड के बहुत सारे नेशंस थे वो दो पावर में डिवाइड होने लग गए थे। ठीक है, जो दो कंट्री थी, जो वो दो पावर थी, उन्हीं के साथ बाकी कंट्री आने लग गई थी। जो जो अमेरिका के ग्रुप में थे वहाँ पर कैपिटलिज्म आगे जा रहा था, और जहाँ जो भी यूएसएसआर के ग्रुप में थे वहाँ पे सोशलिज्म आगे जा रहा था। ठीक है, तो जो वर्ल्ड था वो दो पार्ट्स में डिवाइड होने लग गया था। अब ऐसा होता कि अगर हद से ज़्यादा वो पार्ट्स में डिवाइड होता, दोनों के बीच में अगर सारे नेशन, आधे में सोशलिज्म चला जाता, आधे में कैपिटलिज्म चला जाता, फिर तो ये होता कि दोनों आपस में कभी भी वॉर कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वॉर नहीं हुआ भाई, तब तो वो आराम से न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते थे ना, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उसके पीछे भी एक खास बात थी, वो हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी पढ़ते हैं कि ये जो दो इतने बड़े सुपर पावर थे, उन्होंने ब्लॉक्स क्यों बनाए, ठीक है, उन्होंने ग्रुप क्यों बनाए, ऐसा उनको क्या ज़रूरी पड़ गया कि उन्होंने ऐसे पावर बनाए। भाई देखो, सबको ना अपनी पावर बढ़ाने का बहुत शौक होता है, लेकिन जो सबके पास लैंड होते हैं या रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनके रिसोर्सेज, यानी कि जो उनके संसाधन है वो बढ़े। ठीक है, जब उनके संसाधन या फिर जो रिसोर्सेज होंगे वो बढ़ेंगे तो उनसे उनको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो और ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वाई डू द सुपर पावर्स मेक एसोसिएशन विद द स्मॉलर कंट्रीज, कि जो बड़े बड़े सुपर पावर होते हैं, जो महाशक्तियाँ होते हैं, वो छोटे छोटे कंट्री के साथ ग्रुप क्यों बनाते हैं, क्यों उनके साथ एसोसिएशन बनाते हैं। तो सबसे पहली बात, उनको ज़रूरत होती है रिसोर्सेज की। ठीक है, उनको ज़रूरत होती है रिसोर्सेज की, जिसको हम कहते हैं संसाधन। ठीक है, जितने ज़्यादा जिसके पास रिसोर्स होंगे वो उतना ज़्यादा डेवलप कर पाएगा। जैसे कि ऑयल, अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो वो सभी को ज़रूरत होती है आजकल। ठीक है, जो एनर्जी का सोर्स होता है वो ऑयल होता है। ठीक है, और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। भाई मिनरल्स और ऑयल कितने ज़्यादा ज़रूरी है तो हमको पता ही है। ठीक है, फिर ये होता है उनको एक एरिया मिल जाता है। ठीक है, एक देश मिल जाता है, एक टेरिटरी मिल जाती है। ठीक है, जहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, जहाँ पर कोई भी जो सुपर पावर होता है, या तो यूएस या फिर यूएसएसआर, वहाँ पर वो अपने वेपन लॉन्च कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल कि जैसे यूएसएसआर ने दोस्ती की थी, करेक्ट ना, यूएसएसआर ने दोस्ती की थी क्यूबा से, तो इसको एक टेरिटरी मिल गई थी जहाँ पर उसने वेपन्स लगा रखे थे अटैक करने के लिए यूएस पर। करेक्ट, तो सेकंड पॉइंट हमें समझ में आ गया कि इनको एक लैंड मिल जाता है, एक टेरिटरी मिल जाती है, जहाँ पर ये अपने जो इनके सुपर पावर होते हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं, वहाँ पर ये अपने वेपन्स को या फिर ट्रूप्स को, आर्मी को लॉन्च करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर इनको लोकेशन मिल जाती है। ठीक है, अपने स्पाई भेजने के लिए, ठीक है, अपने जासूस भेजने के लिए और एक दूसरे के ऊपर नज़र रखने के लिए। ठीक है, अब जो छोटे छोटे कंट्री होते हैं, ठीक है, उनके पास थोड़ा बहुत तो पैसा ही होता है ना। जब वॉर हो और जब इनको ज़रूरत पड़े तो जो बड़े बड़े सुपर पावर है इनको इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिल जाता है, करेक्ट, इन छोटे छोटे कंट्री से। लेकिन इन छोटे कंट्री को पहले ये लोग अच्छे से इकोनॉमिक सपोर्ट देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था
कि जब यूएस ने, जो ये यूएस था, इसने ग्रुप बनाया था वेस्टर्न यूरोप के साथ, तो ये इसको इकोनॉमिक पावर देता था, ठीक है, इकोनॉमिक सपोर्ट देता था। ऐसे ही जो हमारा यूएसएसआर था, वो भी ये छोटे से नेशन को भी इकोनॉमिक सपोर्ट देता था, लेकिन बाद में अगर इन दोनों की डायरेक्ट वॉर होती तो ये अपना पैसा भी लगाता, तो जितना इन्होंने खर्च किया उससे ये वापस भी वसूल लेते, ठीक है, क्योंकि ये सुपर पावर है, ठीक है। तो ये होती है वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इसे कहते हैं हम कि जो बड़े बड़े सुपर पावर होते हैं, करेक्ट, वो क्यों छोटे छोटे कंट्रीज के साथ एसोसिएशन बनाते हैं। ये एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता था, ठीक है, पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था कि जो बड़े कंट्रीज होते हैं वो स्मॉलर कंट्री के साथ क्यों ग्रुप बनाते हैं। तो एक तो उनको रिसोर्सेज मिल जाते हैं, यानी कि संसाधन मिल जाते हैं, उनको एक जगह मिल जाती है, लैंड मिल जाता है, टेरिटरी मिल जाती है जहाँ पर वो अपने वेपन्स लगाते हैं और अपने ट्रूप्स भेज सकते हैं, ठीक है। लोकेशन मिल जाती है, उनको जगह मिल जाती है जहाँ पर कि वो अपने स्पाई, अपने जासूस भेजे और सामने वाले जो हमारे दूसरी कंट्री है ना उस पर हम अपने अच्छे से नज़र रख सके, ठीक है। इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाता है उनको, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो वर्ल्ड था वो 2 ब्लॉक्स में बट रहा था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये जो 2 ब्लॉक्स में बट रहा था, 2 ग्रुप्स में वर्ल्ड जो था वो बटता जा रहा था, तो इसको बटने से किसने रोका, ठीक है। क्या ऐसी कोई थर्ड भी पावर निकल के आई जिसने कि वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए काम किया, ठीक है, जिसने वर्ल्ड को 2 ब्लॉक्स में बटने से रोका, जिसमें कि वर्ल्ड में जो इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी उसको रोका। तो हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी ऐसी पावर निकल कर आई, या जो नए नए, जैसे कि हमें पता ही है जब 1945 में जब हमारा यूरोप ख़त्म हो गया था, यूरोपियन कंट्री एकदम से ख़त्म हो गए थे, तो इनसे बहुत ज़्यादा देश जो थे वो इंडिपेंडेंट हुए थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, क्या वो यूएस में गए, ठीक है, जो जैसे कि एशिया की बहुत सारी कंट्री थी, हम भी थे उसमें से एक, करेक्ट ना, जिनको कि ब्रिटेन से या फिर हम कह सकते हैं यूरोपियन कंट्री से आज़ादी मिली, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री भी थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, करेक्ट। क्या वो यूएस के साथ गए या फिर वो यूएसएसआर के साथ गए या फिर वो कुछ अलग ही सोच रहे थे। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।